मैं तब्बू शाहिबा, रोल नंबर 99। मैं PTEC चंदवारा की प्रथम ईयर्स की छात्रा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है A4 चैप्टर 3 सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और उसके अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था। चलिए तो हम जानते हैं सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है और उसके अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्या क्या हो सकती है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हम बात करें कि प्रतिदिन शिक्षकों को कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके माध्यम से शिक्षक कई अनुभव से गुजरता है, जिससे उसके अनुभव का विकास होता है तथा शिक्षक का शिक्षण और भी अच्छा हो जाता है। उनमें से कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित है या फिर उसके बारे में हम बताते हैं कौन कौन सी चुनौती है। तो एक नंबर में है अनुशासन। ठीक, अनुशासन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने व्यवहार को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को नियंत्रित या संचालित करते हैं या दूसरों के आवश्यकता के अनुसार उसमें सार्थक बदलाव लाते हैं। यानी अनुशासन जो है उसमें कोई भी बच्चा, इसका उद्देश्य यह है कि वो अपने अंदर स्वभाव को बदलते हैं, उसके अनुभव को बदलते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उसको सार्थक में बदलते हैं, एकदम सही तरीके से बदलते हैं। शिक्षकों को बच्चों के अनुशासनहीनता की समस्या हमेशा रहती है। बच्चों में नियम विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि वह अपने नियम के पीछे चल सके, अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और रही अपनी भावनाओं को विकास करे, भावनाओं को समझे। विद्यार्थी अपने आप को कक्ष का हिस्सा माने, उसके बाद ही उसकी यह जिम्मेदारी की भावना अनुशासन को परिवर्तित कर सकती है। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं कि कक्षा अनुशासन की व्यवस्था विशेषता क्या होनी चाहिए। तो एक नंबर जो मेरा टॉपिक है वो है कक्षा अनुशासन ऐसा हो जो कक्षा के में मदद करे ना। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसा हो जो कक्षा के काज में मदद करे, छात्रों को सक्षमता को बढ़ाए। अनुशासन शिक्षक एवं बच्चों दोनों की आज़ादी, विकल्प एवं स्वायत्तता बढ़ाने वाली होना चाहिए। मतलब दोनों की स्वतः बढ़ाए। ठीक, और तीसरा नंबर जो हम पॉइंट बोलेंगे वो है अनुशासन के द्वारा छात्रों में स्व अनुशासन स्थापित हो। मतलब खुद देख के एक दूसरे के प्रति जो बच्चे हैं उसमें देख के अनुशासन खुद में लाएं, खुद में परिवर्तित करें। ठीक, चौथा पॉइंट जो है अनुशासन द्वारा छात्रों की उसकी जिम्मेदारी महसूस करें। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करें, ये तो रही अनुशासन कैसी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है बहुकक्षीय शिक्षण। तो बहुकक्षीय शिक्षण क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो समझिए, बहुकक्षीय शिक्षण का तात्पर्य शिक्षकों की कमी के कारण एक शिक्षक एक ही समय में कक्ष के एक से अधिक कक्षाओं को विद्यार्थियों के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना। अर्थात बहुकक्षीय शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जहां एक शिक्षक एक ही समय में कई कक्षाओं का शिक्षण करते हैं। मान लीजिए हम लोग के कॉलेज में, हम लोग के स्कूल में मान लीजिए कि एक टीचर है, ठीक, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मतलब दोनों में कोई टीचर नहीं है और दोनों को हैंडल करना ही बहुकक्षीय शिक्षण कहलाता है। एक बार में एक ही समय में उसे बहुकक्षीय शिक्षण कहते हैं।
ठीक। तो बहुकक्षीय जो शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित समस्या होती है, तो निम्नलिखित जो समस्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1 नंबर पॉइंट है जो उसमें समस्या होती है, वो 1 नंबर पॉइंट है कक्षाओं के अभाव से शिक्षकों के अभाव में, मतलब कक्षाओं के अभाव से शिक्षकों के अभाव में कक्ष शिक्षण की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। 2 नंबर पॉइंट कक्षावार या वर्गवार पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो कभी मिस्टेक से नहीं पढ़ पाए, तो जब शिक्षक की कमी रहती है तो ऐसा फील होता है हम लोग के साथ कि कोई भी टीचर आए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दे, और निश्चित है लेकिन शिक्षक की समस्या में मतलब ऐसी स्थिति मतलब आ जाती है कभी कभी बाय द वे, ठीक। तीसरा पॉइंट विद्यार्थी के विभिन्न वर्गों के होने के कारण उनकी आयु में अधिक विषमता रहती है ना, वर्गों में अधिक होने के कारण इसमें बहुत सारी उसकी आयु में उम्र में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कोई कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग इंटरमीडिएट पे एडमिशन लिए, कोई ग्रेजुएशन पे एडमिशन लिया, ऐसे उनका एज कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो वैसे सामना करना पड़ता है, ये सब कठिनाइयाँ हैं, ठीक। चौथा पॉइंट हम बोले तो बहुकक्षीय शिक्षण में प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी की अनदेखी हो जाती है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र बच्चों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई टीचर नहीं रहेगा तो विशेषकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अनुशासन रहित बच्चे हैं, तो उसको ज़रा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ, तो आप समझ गए। अब फिर हम नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बात करें तो बहुकक्षीय शिक्षण के लिए सीखने की योजना, लर्निंग प्लान, पाठ्य योजना, लेसन प्लान का निर्माण एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि शिक्षण अधिगम का प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता है। तो हम बात करेंगे फिर कक्षा संचालन में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जैसे बच्चों को अलग अलग स्तर के अनुसार समूह बनाकर उनका संचालन करना तथा योग्यता अनुसार समूह बनाना, कक्ष में एक समर्थ माहौल का निर्माण करना, छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करके तथा शिक्षण को उसके दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ाना चाहिए। हाँ, उसके बाद में प्रत्येक समूह में शिक्षण समय को निश्चित करना चाहिए ताकि उस सबको कुछ दिक्कत ना हो। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें वो है कक्ष की बहुस्तरीय स्थिति। कक्ष के बहुस्तरीय स्थिति, तो इसका तात्पर्य है कि एक ही कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान कुछ प्रत्येक छात्र के सीखने की मतलब गति जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ छात्र पाठ विषय सीखने में कम समय लेते हैं, कुछ छात्र अधिक समय लेते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक के लिए कक्ष के शिक्षण के दौरान दोनों प्रकार के छात्रों के साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी बहुत बड़ी उसको संभालना बहुत बड़ी कठिन परिश्रम है, जिसे हम बहुस्तरीय स्थिति कह सकते हैं। बहुस्तरीय कक्षा के प्रबंध में क्रियान्वित या पूर्व कक्षा के लिए अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सभी छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब अगर मान लेते हैं कोई तेज़ बच्चा है तो उसे कुछ मतलब ध्यान दे के, या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उस पर भी कुछ ध्यान दे के, उससे जो लो हैं उस पर भी, सब पे मतलब ध्यान दे के उसको साथ लेकर चलना चाहिए। चौथा पॉइंट बात करें तो समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है? तो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है कि कक्ष में सभी बच्चों के लिए एक समावेशी माहौल तैयार करना। उन बच्चों के लिए जिसमें हाशिया का छूट जाने का खतरा है, इस प्रकार की कक्षा में विद्यार्थियों को आपस में कई मतभेद हो जाते हैं। विद्यार्थियों को कई मतभेदों को समान समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण की सहयोगी संसाधन के रूप में देखना चाहिए। पांचवा पॉइंट बात करें तो संसाधन की अनुपलब्धता।
तो कक्षा कक्ष के लिए अन्य मुख्य चुनौती है कि शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधनों को कमी होना, अर्थात संसाधन उपलब्ध न होना, उसके संसाधन की पूर्ति न हो पाती है। छठा पॉइंट बात करें विद्यार्थियों की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट ऑफ स्टूडेंट। कक्षा शिक्षण के दौरान कई विद्यार्थी के अनुपस्थिति के कारण वे शिक्षण में पिछड़ जाते हैं, अच्छा से उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। ये सब मतलब ध्यान देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं शिक्षक का विषय में अनुपूर्ण ज्ञान। कई शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान न होना भी कक्षा कक्ष की बड़ी चुनौती है। अनुशासनहीनता की स्थिति बनती है तथा शिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। तो हम सबसे लास्ट पॉइंट बात करें कि अनुपूरक शिक्षण। अनुपूरक शिक्षण है क्या, तो इसके बारे में जाने हम कि प्रत्येक विद्यार्थियों में कक्षा के समझने, सिखाने, अभिव्यक्त करने तथा समस्या समाधान करने की क्षमता अलग अलग होती है। कई बार कक्षा के किसी एक या एक से अधिक विद्यार्थियों की क्षमता कक्षा के अन्य विद्यार्थियों में इतना अलग हो सकती है कि वह कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पाता है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, मेरा PTEC चंदवारा कॉलेज है, और फिर हम डायरेक्ट टीचर ट्रेनिंग रामबाग की कंपेयर करें, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके एजुकेशन पे, उसके शिक्षण पे दोनों की प्रक्रिया, मतलब मान लीजिए कि हम लोग तेज़ है, बहुत तेज़ है, उसके सक्रिय में भाग नहीं ले पाए, यानी डरना अनुपूरक शिक्षण है। तो इसका परिणाम यह होता है कि वह अन्य विद्यार्थियों के मुकाबला अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें, या तो वो अच्छा प्रदर्शन, मतलब दोनों को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अनुपूरक शिक्षण के लिए योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे योजना निर्माण के दौरान का शिक्षण कठिनाइयों से जब जूझ रहे विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनके अनुरूप योजना में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि एवं उनके अनुभव का स्थान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को कक्षा में चल रही सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है हम लोग के कॉलेज में और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन्हें टीचर को, उन्हें प्रिंसिपल सर को या किसी भी टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, या प्रोत्साहित कर उसे मतलब आगे बढ़ना चाहिए। सबको ऐसा होना चाहिए कि हम भी करें, वो भी करे, सर मुझे प्रोत्साहित करे, किसी और को करे, सबको मतलब ऐसे सोचना चाहिए। या टीचर को भी मतलब हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि हाँ वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है, ताकि सामने वाले भी सोचे कि हाँ वैसे हम भी करें, मेरे में भी वैसा हो, ताकि मैडम मुझे भी कुछ कहे, सर मुझे भी कुछ कहें कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे किया, बहुत अच्छा करता है। ऐसे होना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। पांचवा एवं लास्ट पॉइंट है मेरा, योजना में शामिल गतिविधियों में समस्या का परिधान विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो मेरा सारे टॉपिक समाप्त होता है। ओके।